नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वोटार्स कोचिंग अकेडमी पर। मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूं जीएस को लेकर के। हम बात करेंगे जीएस पे चर्चा करेंगे हम पॉलिटी में। जीएस में हम बात करेंगे पहले पॉलिटी की। पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था हिंदी में। ये क्या होती है राज्य व्यवस्था, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तरफ रहता है आपका राज्य, एक तरफ रहती है व्यवस्था। किसी भी राज्य को चलाने की जो व्यवस्था होती है, जिस कानून जिस लॉ के तहत जिस राज्य को हम जिस लॉ के तहत हम जिस राज्य में या किसी भी देश में शासन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य में शासन करने की प्रणाली। आप सब लोग जानते ही होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं राज्य व्यवस्था को पढ़ना। राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे हम। इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हम इंडियन नागरिक हैं तो हमें क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो जिसके तहत चलाई जाती है उसे हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी कि संविधान। भारत में जो भी हम कार्य करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए इसके तहत हम कार्य करते हैं। किसी भी देश में कोई भी कानून या कोई भी चीज़ हमें लागू करनी है, या उस देश को हम कहें तो उस देश को अगर हमें कल्याणकारी राज्य बनाना है, कल्याणकारी देश बनाना है, कोई भी हम कानून लाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत आता है। इसमें संविधान संशोधन करके हम कोई भी कानून ला सकते हैं। लेकिन उसमें एक आप जानते हो, उसमें एक क्राइटेरिया होता है जो कि होता है आपका क्या, कोई संविधान में लाने वाला संशोधन या कोई भी कानून कोई भी विधेयक तब लाया जाता है और लाने के बाद उसमें राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के स्वाइन होने के बाद वो आपका विधेयक वो आपका अधिनियम बन जाता है। तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि संविधान का निर्माण कहाँ से शुरू होता है। तो संविधान का निर्माण आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं वो होता है आपका शुरू यूरोपियों के आगमन से, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके आगमन से ही शुरू हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन विकास। संविधान का विकास होना शुरू हुआ। यूरोपियन जब पहले भारत आए, उन्हीं के द्वारा हमारे देश में पहली बार शासन प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना हुई। उसी के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ। जो पहला यूरोपियन आपके भारत में आया वो था आपका जॉन मिल्लेनहार। उसके बाद और भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए। उन्होंने अपना जब भारत आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि हमारा भारत ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन से बहुत ही सक्षम और सुगम है। इसलिए उन्होंने अपने ब्रिटेन में जाकर के अपने सभी व्यापारी भाइयों को एक साथ एकत्रित किया और उनसे कहा क्यों ना हमें व्यापार करने के लिए जाना चाहिए इंडिया में। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन सभी यूरोपियों ने, ब्रिटिशर्स ने एक संघ बनाया जिसे हम जानते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। और वो यूरोपीय संघ भारत में व्यवसाय करने के लिए महारानी एलिजाबेथ के पास गया और वहाँ से एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने मांग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं उन्होंने मांग की और उसी समय उस मर्चेंट एडवेंचर के नाम को बदल करके रख दिया गया क्या, PIC,
ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद उसे 15 साल के लिए एकाधिकार प्राप्त हुए और भेजा गया भारत में व्यापार करने के लिए उद्देश्य से। फिर क्या हुआ, जब वो भारत आई 1608 ईस्वी में, तो उस समय हमारे यहाँ रूलर थे आपके जहांगीर। उसके पश्चात जहांगीर के जब समय वो आए तो उन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री जो लगाई वो लगाई सन 1608 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई फर्स्ट फैक्ट्री बाय ब्रिटिश। जो अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री अपने भारत में लगाई गई वो थी आपकी मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिशरों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। लेकिन जो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई गई वह थी इनकी अस्थायी फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री थी? अस्थायी। इसके बाद 1613 ईस्वी में इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई अपनी। किस जगह? तो वो हम जानते ही हैं, कहाँ लगाई? सूरत में, और इसी को कहते हैं हम स्थायी फैक्ट्री। कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा कहाँ लगाई गई, तो मसूलीपट्टनम। पहली अस्थायी फैक्ट्री कौन सी थी? तो मसूलीपट्टनम। दूसरी फैक्ट्री कौन सी लगाई? सूरत। स्थायी फैक्ट्री कौन सी थी? सूरत में। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब हम बात करते हैं उस समय से लेकर के चलेंगे आपको जहाँ से आज का आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो वो आपका शुरू होता है, मैंने बताया था, यूरोपियों के आगमन से विकास शुरू होता है आपके संविधान का। उन्होंने फैक्ट्री लगाई दो। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य था, हम सभी जानते हैं जहांगीर कौन से साम्राज्य था, कौन से था? तो वो था आपका मुगल से, मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था आपका जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में आए थे अंग्रेज और इन्होंने लगाई पहली फैक्ट्री। उसी समय ऐसा कि हम सबको पता है ऐसा तो कि जब भी जहांगीर काल में शासनकाल चल रहा था उसके बाद धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होगा। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठेंगे उनके बाद जितने भी शासक आपके बैठेंगे गद्दी पर वो सभी कैसे होंगे? अयोग्य शासकों का बैठना गद्दी पर शुरू हो गया। उसी समय आप सभी जानते ही हैं कि उस समय क्या हुआ करता था, युद्ध के दौरान जीती हुई भूमि को ही हम क्या कहते थे? सूबे कहा करते थे। और इन सूबों का एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे कहते थे हम सूबेदार। क्या कहते थे? सूबेदार। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होगा, औरंगजेब के बाद अयोग्य शासक गद्दी पर बैठना प्रारंभ करेंगे, उसी के समय में सूबेदारों ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र सूबेदार घोषित करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक सूबा था आपका बंगाल में आपका उस समय जो आपका सूबेदार था, उस समय जो था वो था आपका फारूक शेर। जो बंगाल का सूबेदार जो था उस समय, जैसे औरंगजेब के पास जो अयोग्य शासक बैठे उस समय सूबाधारी बंगाल का ही सूबेदार था फारूक शेर। हुआ क्या कि फारूक शेर जब सूबेदार था तो जब इसकी मृत्यु हुई सन 1713 ईस्वी में, क्या हो गई इसकी मृत्यु होने से कुछ समय पहले हुआ क्या कि ये एक दिन बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इस चीज को कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई भी भारतीय चिकित्सक ठीक नहीं कर पाया। उस समय एक आपका ब्रिटिश चिकित्सक हुआ करता था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने इसकी मृत्यु से पहले जब बीमार पड़े उस समय इसका इलाज किया और इसी के आधार पर इससे बड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने उसका इलाज किया। इससे बड़ा खुश हुआ कौन? फारूक शेर। जब फारूक शेर इस चीज से खुश हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो ब्रिटिश को टैक्स फ्री
टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल, परमिशन दे दी बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार के लिए, यानी कि कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार की अंग्रेजों को क्या दी थी, परमिशन। तो जब उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार की परमिशन दे दी कर मुक्त व्यापार करने के लिए, तो अब इस चीज का फायदा उठाने लगे अंग्रेज और कर मुक्त व्यापार के लिए। उन्हें परमिशन मिल गई तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि उन्हें कर नहीं देना था, कैसा भी व्यापार करो, कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। साफ कर देते हैं इसे, आगे देखते हैं। तो जो इसकी मृत्यु के बाद पहला जो नवाब बना बंगाल के नवाब, हम सभी लोग जानते हैं जब जो यूरोपीय भारत आए थे वो किस लिए आए थे, वो केवल और केवल व्यापार और आपका अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसारण करने के लिए भारत आए थे। लेकिन उन्होंने देखा औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल साम्राज्य के जो भी सदस्य थे जो गद्दी पर बैठे वो कैसे थे, सारे के सारे अयोग्य थे। इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने सोचा क्यों ना बंगाल में हम व्यापार करने के साथ साथ इस भारत में अपना शासन भी शुरू कर दें। तो शासन हमारा होगा, हमें अनुमति तो मिल ही चुकी है यहाँ पर टैक्स फ्री ट्रेड करने की, तो क्यों ना हम इसको शासन भी करें, तो सारा जो राजस्व वगैरह हमारा ही बढ़ेगा इससे। तो इसीलिए जब पहला बंगाल का नवाब बना, फर्स्ट नवाब जो बना वो बना आपका मुर्शिद कुली खान। बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद कुली खान। फारुखशिया की मृत्यु के बाद जब ये गद्दी पर बैठा, इसका टाइम पीरियड रहा 1713 से 1727 ईस्वी तक। 1713 से 1727 ईस्वी तक इन्होंने पहली बार आपके बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त होकर के बैठा। तो इसने मात्र दो काम किए, एक तो इसने शहर बसाया, सिटी यानी कि शहर, उसका नाम रखा इसने अपने ही नाम पर मुर्शिदाबाद। दूसरा, इसने किया कैपिटल को चेंज, and he shifted his capital राजधानी स्थानांतरण जो कहाँ किया इसने, जो पहले हुआ करती थी आपकी राजधानी ढाका, जो प्रेजेंट में भी है, इसे हटा करके ये ले आया मुर्शिदाबाद, यानी कि ढाका से कहाँ ले आया, मुर्शिदाबाद। जब ये अपनी राजधानी को परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद ले आया और एक शहर की स्थापना की जिसने मुर्शिदाबाद, हम जानते ही है मुर्शिदाबाद नामक जो शहर बसाया अपनी राजधानी को, वहीं ले आया ये पास नहीं अपने। इसके बाद जो दूसरा बंगाल का नवाब बना वो बना आपका सेकंड नवाब, दैट वाज सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन जब नवाब बना तो ये बना आपका 1727 से 1739 ईस्वी तक जब गद्दी पर बैठा। इसने ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जो कि हम जिक्र करें। इसके बाद तीसरा नवाब बना बंगाल का, थर्ड नवाब,
that was be known as सरफराज। सरफराज और इसका पीरियड रहा 1739 से 1740 तक। जब राजगद्दी पर बैठे बंगाल का नवाब बनकर के बैठा आपका नवाब कौन सा, सरफराज। इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ घेरिया, जो कब लड़ा गया, 1740 में। किन किन के बीच लड़ा गया, तो एक तो आपका सरफराज और आपका था अली वर्दी खान। ये इन दो लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध रहा, घेरिया का युद्ध सरफराज और अली वर्दी खान के बीच। और सरफराज अली वर्दी खान के बीच जब युद्ध लड़ा गया तो इसमें डिफीट हुए सरफराज और विनर हुए अली वर्दी खान। इसमें किसकी जीत हुई, तो वो हुई अली वर्दी खान की, और किसकी हार हुई, सरफराज की। अब ये अली वर्दी खान कौन था, तो ये अली वर्दी खान वही शख्स था जो कि वजीर हुआ करता था सिराजुद्दीन का। इसका वजीर था ये सिराजुद्दीन का, सेनापति या वजीर था अली वर्दी खान। इन दोनों के बीच जब लड़ा गया निर्णायक रहा, इसमें जीत हुई अली वर्दी खान की और सरफराज की। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं क्या हुआ। ऐसा ना समझे आप सभी लोग कि आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी के बारे में बता रहे हैं हम आपको हिस्ट्री का पोर्शन, ऐसा कोई ना समझे, क्योंकि आपकी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम बात करेंगे कैसे हमारे संशोधन का, हमारे संविधान का विकास हुआ। उतार लिया, साफ करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं क्या हुआ। जैसे ही आपका फोर्थ नवाब बने कौन, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान जब पहले चौथे नवाब बने सरफराज को हरा करके घेरिया के युद्ध में, इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया जिसे हम महत्वपूर्ण काम कुछ नहीं था, बस इतना सा था कि इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था अंग्रेजों के ऊपर। वो किस लिए दिया था, क्योंकि ये पहले नवाब ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को समझ लिया था। कैसे समझ लिया था, कि वो समझ चुका था ये अली वर्दी खान कि अंग्रेज व्यापार करने को तो आ ही थे, लेकिन अब ये व्यापार के साथ साथ अपना शासन भी जमाना चाहते हैं इंडिया में। इसलिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो था ब्रिटिशर are like a honey bees, यानी कि अंग्रेज मधुमक्खियों अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो अंग्रेज है ये मधुमक्खियों के समान है, इन्हें जब तक आप इनको शहद दोगे, इन्हें फूल पर मढ़ाने दोगे, तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही आपने इन पर हाथ डालने की कोशिश की, इन्हें दबाने की कोशिश की, ये क्या करेंगे, काट लेंगे। ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इसके बाद आपके पास